प्यारे बच्चों, टेक वन हैंड। आदित्य के लिए तालियां बेटा। फिर है शालिनी, शालिनी का जोरदार, शालिनी वर्मा, जोरदार तालियों से अभिनंदन। फिर मैं आवाज देती हूँ आदित्य को, बहुत ही गौरव से निशा को आवाज देती हूँ उनके स्वागत के लिए। जयंती क्लास 12 की, वे स्वागत करेंगी शालिनी। बहुत ही आग्रह से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती डॉली सिंह मैडम को, वे आपके सामने अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियां। शिक्षक और प्यारे बच्चे, मैं क्या पढ़ाती हूँ आप लोगों को? बट मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं 11th में थी तो मेरा हिंदी नहीं था, मेरा बायो सब्जेक्ट है। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं हिंदी की शिक्षिका के रूप में आपके सामने कभी आऊँगी। और इसका भी किस्सा बहुत रोचक है, इसलिए मैं यहाँ आपको ये चीज़ बता रही हूँ। मैंने 12th किया बायो से, उसके बाद BSc किया माइक्रोबायोलॉजी से। ना तो मेरी इच्छा थी कि मुझे MA हिंदी में करना है, ना मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स का दबाव था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि मैंने MA हिंदी में लिया। वो परिस्थिति क्या हुई, क्योंकि अब आप भी आगे JEE देंगे, नीट देंगे, स्लेट देंगे, है ना, तो और एग्ज़ाम होती है OMR शीट पर। तो उस OMR शीट पर क्योंकि MSc करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पेश करनी थी, और जब वो एग्ज़ाम में पेश करने गई तो गलती से क्या हुआ, 50 क्वेश्चन आए थे, गलती से बीच का एक 20 क्वेश्चन मेरे से छूट गया। तो मतलब मैं क्वेश्चन तो पढ़ रही थी 20 वाला, लेकिन आंसर मैं कर रही थी 21 का। ऐसे करके मेरे 47 क्वेश्चन में मैं आ गई। तब मुझे समझ में आया, अरे क्वेश्चन तो मेरे 4 बचे हैं, आंसर तो मात्र 3 पे करना है। उनका हो सकता है उस पर 1 क्वेश्चन में गलती हो गई होगी। जब मैंने रिसेट किया तो मुझे पता चला, अरे बाप रे, 20 क्वेश्चन उनका वही
प्रेशर आ जाता है। मैंने एमए हिंदी में एडमिशन ले लिया, हिंदी तो थी पर सोचा नहीं, फिर एमए हिंदी में किया। और मैं बड़े गर्व के साथ बताऊँगी कि मैंने उस वर्ष विक्रम विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में टॉप किया और फर्स्ट सदस्य में। वहीं से मेरी सफलता शुरू हुई। मैंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके बारे में सुना, फिर वो एग्ज़ाम दी। मैंने 5वें अटैम्प्ट में नेट क्लियर किया। मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने पहले में किया, दूसरे में किया, 5वें अटैम्प्ट में। हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता था और मैं प्रिपरेशन करती थी, हर बार ये सोच के करती थी कि ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट है, इस बार नहीं होगा तो मैं नहीं दूँगी। हर बार ये सोच कर जाती थी। और फिर मैंने नेट, वो भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है केवल एलिजिबिलिटी और एक होता है नेट जेआरएफ। तो मैंने 5वें अटैम्प्ट में अपना नेट जेआरएफ क्लियर किया, फिर सेट दिया। और उसके बाद भी आज मैं आपके सामने उच्च माध्यमिक शिक्षिका हूँ, लेकिन मैं सहायक प्राध्यापक भी हूँ। उसके बाद मैंने अतिथि विद्वान के रूप में अपनी 4-5 साल सेवाएं दी और अतिथि विद्वान से लेकर सहायक प्राध्यापक बनने तक का सफर वो भी मैंने बड़ी परिस्थितियों में किया, क्योंकि इस बीच मैंने 1.5 से 2-2.5 घंटे का अप डाउन किया है। अपनी जॉब की है 5 से 6 घंटे की, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ये सब कैसे किया, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया। तो सबसे पहले मैं रात में कभी नहीं पढ़ी, 10 बजे बाद में पढ़ी नहीं सकती। मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी होती ही नहीं है कि मैं 10 बजे बाद पढ़ूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ। जब मैं आपकी जैसी 12th और 10th की प्रिपरेशन करती थी, तब से मेरा रूटीन है कि मैं सुबह 6 बजे 5 बजे टाइम के हिसाब से, क्यों अगर कल वर्क पे जाना है तो 5 बजे उठूँगी, छुट्टी है तो 6 या 7 बजे उठ के भी अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालता हूँ। तो सबसे पहले उठती हूँ, डेली रूटीन के काम किए और फिर अपनी पढ़ाई करी, क्योंकि सुबह हमारा माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश रहता है। और जो कठिन विषय है, मैं बताना चाहूँगी, जो आपको टॉपिक कठिन लगता है, जो आपको विषय कठिन लगता है, या हम जिसको पहली बार पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक हमें सुबह के समय देना चाहिए। और सुबह 1 से 2 घंटे में मानती हूँ, कम से कम 2 घंटे आपको उसको पढ़ना चाहिए। तो 6 से 8 बजे तक मैं पढ़ती, 8 बजे के बाद मैं मेरे डेली घर के काम करती और फिर अपने जॉब के लिए निकल जाती। और तो जो टॉपिक मैंने एक बार पढ़ लिया, उसको मैं क्या करती थी, उसको मैं या तो मैं खाना बना रही थी, घर के काम नहीं करना है, खाना बनाते समय कोई वीडियो लगा, कोई क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, वो चालू कर दिया, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ है तो जल्दी रिकॉल हो जाएगा। नया टॉपिक सुनूंगी तो कर नहीं पाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाई की। बस में आना जाना कर रही हूँ, बस में वीडियो चला लिया अपने काम का, जो मैं सुन चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ मैं कॉपी पेन लेकर नहीं बैठ सकती। और सबसे जरूरी है कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप एक बुक ले आते हैं, हम लोग अरिहंत की लिया है, उपकार की लिया है, और फिर बोलते हैं बाद में, अरे यार उसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसके बजाय आप जो मेन सिलेबस है उसको उठाओ, उसका एक टॉपिक सर्च करो, उसके खुद के नोट्स बनाओ, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे, एग्जाम टाइम आता है तो हमें रिवीजन बहुत ही मस्त होता है, तो वो उठाएं। और उसके साथ अपन जो है फटाफट जब अपन खुद से लिखेंगे तो आधी चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, और जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको और जल्दी वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अपन पहले एक बार कोई चीज़ पढ़ते, एक बार पढ़ने पर याद नहीं होती, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। फिर उसके बाद शाम को घर आती हूँ। सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है, ग्रुप स्टडी भी ज़रूरी है। शाम को मैंने ग्रुप बनाया था, मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिनको मैंने एमए में कॉलेज के दौरान पढ़ाया। उनकी इच्छा थी दीदी आप हमें नेट क्लियर करवाओ, तो मैंने उनको पढ़ाया। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरे अंदर के 2 विद्यार्थी, वो भी लड़कियां हैं, उन्होंने नेट क्लियर किया है मेरे मार्गदर्शन में। तो हमने ग्रुप बनाया और मैं साथ में हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं। यहाँ तो चक्कर आज नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसका फायदा मुझे ये होता, अरे यार मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे, वो तो फ्री होके बैठे होंगे ना, तो मुझे भी फ्री होना पड़ेगा। तो उसके बाद उनके साथ 1 घंटा पढ़ते। और जो चीज़ें मेरे नोट्स में छूट जाती, सबका दिमाग अलग अलग है, उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो मुझे बताएंगे, तो मैं जो मेरी चीज़ें छूटी हुई है मैं उनको कवर अप कर पाऊंगी। इस प्रकार से मैंने अतिथि विद्वान से लेकर सहायक प्राध्यापिका हिंदी तक बनने का सफर तय किया है। कभी तो याद रखना कि सफलता कहीं आपका इंतजार कर रही है, और वो जो सफल होने की पहली सीढ़ी असफल होना ही है। तो अगर आप असफल हैं तो निराश नहीं होना, बल्कि नए उत्साह से आगे बढ़ जाना, जैसे कि मैडम ने बताया। तो जो कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से प्रयास करते हैं, उनके लिए ना कोई बहाना है, ना कोई व्यवस्था का रोना है। वो तो अपनी व्यवस्थाएं खुद बनाते हैं ना। आदरणीय
मंसूरी सर, गुप्ता सर, सभी समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मंच पर माइक पर बोलने का अनुभव नहीं है, अगर कोई गलती हो क्षमा करें। सबसे पहले हम 7-8 दिन से सुनते आ रहे हैं, एक श्लोक बराबर सुनते आ रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि गुरु का जो दर्जा है वो ईश्वर से ऊपर है। ये इस श्लोक में बताया गया है, गुरु का दर्जा जो है वो ईश्वर से ऊपर है। अगर हम नहीं मानते इस बात को, इस पर हमें विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम जो है हमारे जीवन में अभी गुरु का प्रवेश नहीं हुआ। गुरु अगर या फिर हम जो है गुरु शब्द को हल्का समझ रहे हैं। गुरु शब्द से एक शब्द बनता है गुरुत्व। गुरुत्व सभी ने सुना है? गुरुत्व शब्द सुना है क्या सभी ने? गुरुत्व किसमें होता है? गुरुत्व किस उसका गुरुत्व के कारण जो है सभी चीजें उसमें समा जाती है ना? तो ऐसे ही जो है गुरु शब्द में गुरुत्व बना है, गुरु में भी गुरुत्व होता है। गुरु के अंदर ईश्वर जो है वो समाये रहते हैं, ठीक है। इसीलिए शास्त्रों में इसको बताया गया है कि गुरु का दर्जा जो है वो ईश्वर से ऊपर है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग ये भी सुनते आ रहे हैं अभी तक कि तो उसका आयत नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में उसका आयत नहीं करते, ठीक है। एक आपने कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी कि आरुणि और भौम ऋषि वाली कहानी। उसमें समर्पण कितना होना चाहिए गुरु के प्रति तो बताया गया है कि आरुणि को भौम ऋषि आदेश देते हैं पेड़ पर पानी जो है रोकने के लिए, और आरुणि जो है रात भर ठंड के दिनों में पेड़ से पानी रोकने के लिए ठंड के दिनों में रात भर सोता रहता है पेड़ के ऊपर। तो ये समर्पण है, ठीक है। गुरु के प्रति शिष्य का ये समर्पण है, ठीक है। और अगर इतना ही समर्पण हम में है तो हम जो है गुरु और गुरु महिमा के बारे में बोलने के अधिकारी हैं। तो मैं पहले पढ़ाई करने के लिए मेरा तो पहले वही लक्ष्य था कि मुझे ना 12th क्लास में सबसे अच्छे नंबर लेके आना है। और मैंने पढ़ाई के लिए सुबह 4 बजे रेगुलर सुबह 4 बजे उठने का रोज नियम बनाया था और पढ़ाई भी करती थी कि अपने दिमाग को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। किसी ने बनाया है? तो मैंने मेरे दिमाग को कैसे बेवकूफ़ बनाया मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरा भी बहुत सी चीज़ों में ऐसे वीडियोस देखती हूँ तो मेरा भी मन भटकता रहता है, बहुत ज़्यादा भटकता था। तो एक समय एक ऐसी वीडियो आई मेरे पास जिसमें वो बता रहा था कि अपने दिमाग को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। तो मैंने उसी हिसाब से अपने दिमाग को हो गया। जैसे कि कभी मेरा वीडियो देखने का मन करता था तो पहले मेरे दिमाग को ये बोलती थी कि ना अगर मैंने ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया तो वो वीडियो जो मुझे पसंद है वो देख सकती हूँ। तो मेरा दिमाग पहले तो वो करता है कि नहीं मैं सुनना ही नहीं है, फिर लेकिन वो बाद में वो मान जाता था और मैं वो टॉपिक कंप्लीट करके के बाद फिर वो वीडियो देखती थी। किसी ने सुना? पहले सुना होगा, बहुत से लोग यूट्यूब चलाते हैं वीडियोस देखते हैं, सुना ही होगा। तो उसमें ऐसा है कि जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले दिन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे पहले दिन पढ़ो, फिर वही टॉपिक जो फोर वाला टॉपिक था, फोर जो बताया उस फॉर्मूला में, वो 4 दिन लगातार वो टॉपिक वापस करो, फिर 7वें दिन भी वो टॉपिक लगातार पढ़ते रहो, 7 दिन पूरे कंप्लीट होना चाहिए। इससे जो हमारा माइंड है वो उस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझ लेता है कि हाँ वो जिंदगी भर वो चीज़ अपन भूल नहीं सकते। और ये मैंने ना खुद अनुभव किया, इसलिए मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ। तो मुझे कभी भी हिस्ट्री रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं वो कहानी जैसे पढ़ती थी वो कहानी हमेशा मेरे दिमाग में तैयार रहती थी। तो हाँ ऐसा लिखना तो वैसे ही अगर मैं कभी रटती हूँ तो रटा हुआ हमेशा मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए उस चीज़ को मैंने हमेशा कहानी जैसी वो करी है। और यहाँ पे जितने भी
वो भी इस तरह से पढ़ाई करें, तो उनको भी कभी बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइडेंस में तो देखो, मैं कैरियर गाइडेंस के बारे में एक ही बात बोलूँगा कि आपने आपकी लाइफ में ना सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है सक्सेस होने के लिए आपको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना गोल अभी सेट कर लिया होगा और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सेट नहीं किया है, राइट। कितने लोगों ने अभी तक आपका गोल सेट कर लिया? किसी से हाथ उठा सकते हैं आप लोग? थोड़ा सा अच्छे से उठाओ यार। हाँ, अभी तो तुम गंवा में उतर। अरे कौन बताएगा आप में से एक की क्या सेट किया है? सो हेलो एवरीबॉडी, मैंने एनडीए का गोल सिलेक्ट किया है और अधिकतर मतलब सभी बच्चों का कुछ ना कुछ गोल सेट रहता ही है। ऐसी बात नहीं कि किसी ने गोल सेट नहीं किया, किसी को कुछ ना कुछ बनना है तभी तो पढ़ने आ रहे, वरना पढ़ने का मतलब ही क्या है? कुछ बनना है तभी तो पढ़ने आ रहे। और देखो पढ़ाई मेन चीज में तो टाइम भी निकालना, अपन को पढ़ाई के लिए टाइम निकालना। और मेन चीज है संघर्ष। अगर आपने अभी संघर्ष कर लिया तो आगे चल के अपन को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अपन ने सोचा अरे पढ़ाई ज़्यादा लोड हो रही है, छोड़ो यार, छोड़ो इधर इधर, ये आपका अपने आप को धोखा दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। अभी आप संघर्ष नहीं करोगे ना, आगे जाके कोई मजदूरी करना है, ये दिहाड़ी पे जाएंगे वो लाइफ में करना क्या है, राइट। और अगर आपने सोच के रखा कि क्या करना है तो उसके लिए आपको रास्ता पता नहीं होता। जैसे उसने एनडीए का सोचा है, अभी कौन सी क्लास में? 5 साल आगे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे अपने करियर में अगर सफलता पानी है अपनी लाइफ में, तो आपको अपना अभी गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आज से 3 साल पहले यहीं 12th क्लास मैंने पास की है, यहीं खूब मस्ती की है, खूब पढ़ा है। सर मेरे इंग्लिश के सर थे, इंग्लिश पढ़ाया सर ने। और अभी मैं एक फॉरेन कंपनी में काम कर रहा हूँ, राइट। और उसके बाद में 3 साल बाद मैं अभी भी गवर्नमेंट की तैयारी चल रही है मेरी, और अभी एमए कर रहा हूँ। मतलब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, और आज से पहले भी स्टूडेंट था। लेकिन जैसा उन्होंने बताया ना अभी आपको एक बात कि आगे जाके ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और आगे मेहनत नहीं करी। तो आपने सुना होगा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है, सबने सुना राइट, कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन आपकी पढ़ाई आपके लिए काम कब तक करेगी ना, उसकी एक उम्र होती है, ठीक है। अगर आज आपने पढ़ाई नहीं करी तो आज से मेरी उम्र में जब आओगे ना, तो मैंने कई सारी गलतियाँ करी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने है ना, मेरे जब मैं स्टूडेंट था, जब स्कूल लाइफ में था, तब मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी जो आज मैंने इसमें सोच के रखी है कि मुझे अभी इसके बाद तुरंत क्या करना चाहिए। तो आपके पास ये भी समय है कि अभी अपने लिए रास्ते ढूंढो कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, ओके। और मेरी तरफ से आप आदित्य, तुम इन बच्चों को भी शेयर करो कि तुमको बहुत डांट पड़ी होगी शिक्षकों की, हमारे जैसे शिक्षकों ने बहुत डांटा होगा, वो आपके लाइफ में कितना काम आया। क्योंकि डांट से हम नाराज हो जाते हैं, क्या उसने आपकी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी? उस डांट से क्या उससे नाराज ही रहना चाहिए, ये बताइए। देखिए ना, जो मैम ने पूछा ना कि डांट, मुझे बहुत डांट पड़ी है और आपसे ज़्यादा तो मैंने मार खाई है। मेरा मैथ बहुत, मैं बताता हूँ कि ना एक टेबल के लिए मैंने 40 स्केल खाए थे कभी वाले को। तो मूर्ति बनाने वाला क्या करता है, पत्थर को तोड़ता है, ठीक है, पत्थर हो मिट्टी हो उसको तोड़ता है, उसको गलाता है। अगर वो मिट्टी का ढेर ही है तो आप उससे कभी पूछोगे भी नहीं। लेकिन क्या होता है, जो शिल्पकार होता है ना, उसको शेप देके ना उसको भगवान की मूर्ति में बदल देता है। और फिर लोग क्या करते हैं पता है, उसकी पूजा करते हैं या कोई अच्छी मूर्ति होगी ना घर में रखते हैं। लेकिन वो है ना, जो मिट्टी होगी, वो पत्थर होगा ना, उसने क्या इतना झेला है इस सब चीज़ों को, जिसने उसको तोड़ा है ना, इसने उसकी मार सही है। अगर आप अपने टीचर की डांट नहीं सहोगे ना, आप आगे नहीं ग्रोथ कर नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है, आगे बढ़ते जाओगे, एक दिन ठोकर लगेगी, समझ नहीं पाओगे। लेकिन जो व्यक्ति ठोकर खा के अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। मैंने खूब गलती करी लाइफ में, बहुत गलती करी है, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ और सीखी, क्या चीज़ सीखी कि दूसरे की गलती से पहले सीख गया, अपनी गलती करने से पहले। दूसरे की गलती से आप जल्दी पहले सीखो कि अगर इसने गलती करी तो मैं वो गलती कभी ना करूँ, ओके। मेरे को फ़ोन लगाया कि आपको स्कूल में आगे करियर गाइडेंस के कुछ बताना है, ठीक है। मैंने बोला मैं आ जाऊँगा। और मैं आपकी रोज़ वीडियो देखता हूँ, जो यूट्यूब पे आती है ना, वो सब वीडियो में रोज़ देखता हूँ। तो कल की वीडियो मैंने देखी, उसमें क्या एक सर आए थे, उन्होंने करियर गाइडेंस इतना अच्छा दिया, मैम ने दिया, दूसरी मैम इधर बैठे उन्होंने दिया। तो मैंने सोचा अब मैं दूर जा, मतलब सबको दे दिया इन लोगों ने, ये कैसे करना, वो शालिनी दीदी ने बता दिया
और फिर मैं आपको लक्ष्य के बारे में बताना चाह रहा था, वो आदित्य ने बता दिया, तो मैं बताऊँगा। उनका नाम नहीं पता, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे 12th में ऐसे बच्चे हैं जिनको अपना लक्ष्य नहीं पता, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपना लक्ष्य नहीं पता। तो वो 12th में आके तो ये बताऊँ मुझे, क्योंकि लक्ष्य नहीं पता। हम 10th में 11th में सब्जेक्ट को कैसे चुनते हैं, ऐसे चुनते ना कि मेरे को इंजीनियर बनना है तो मैथ्स लेना है, कि डॉक्टर बनना है तो बायो लेना है, कैसे चुनते? मेरे दोस्त ने ले लिया, मैं भी ये ले लूँगा, ऐसे चुनते हो क्या? अरे चुना, आप लोगों ने बहुत सारे नहीं चुना होगा, चुना होगा। जिनके पास लक्ष्य नहीं है उन्होंने कैसे चुन लिया? फिर ये बताओ। फ्रेंड का देखिए, अपने दोस्त का, अपने मम्मी पापा के प्रेशर से दे दिया, तो ये बेटा आगे जाके आपको गलत होगा। ये आप आगे जाके फिर आपको अरे यार मेरे को दूसरा सब्जेक्ट लेना था, ये था। आप दूसरे सब्जेक्ट में सफल हो सकते थे, पर आपने क्या करा, अपने दोस्त के चक्कर में यह सब्जेक्ट ले लिया, पर आप कुछ नहीं कर पाए। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपकी क्षमता और आपके दोस्त की क्षमता अलग अलग है। आप में जो गुण है वो आपके दोस्त में नहीं है, जो आपके दोस्त में है वो आप में नहीं है। आपके जो घर की व्यवस्था है, वो परिस्थितियाँ है, वो आपके दोस्त के घर की नहीं है। हो सकता है उसके घर पे दुकान हो, तो उसने सोचा हो कि मैं तो कुछ नहीं, दुकान पे बैठूंगा। अब ठीक है, वो तो हो गया, दुकान पे बैठ गया। अब आपके घर पे दुकान नहीं, आप क्या करोगे? ये देखो ना, तो लक्ष्य चुनना जरूरी है। लक्ष्य चुनो, जो लक्ष्य चुनता है वो जीत जाता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने लक्ष्य चुना होगा, कोई होंगे जिन्होंने लक्ष्य नहीं चुना होगा। तो जिन्होंने चुना होगा वो तो बड़े अच्छे से हो रहे, देखो हमारी तारीफ हो रही, हमने लक्ष्य चुन लिया। मैम तो डाल सकती है, मैम तो आपको डाल सकती है, मैम का तो ये बात है आपको बताना डांटना। पर क्या होता है, आपको मैम से डर नहीं लगना, आपको उस बच्चे से हो रहा है जिसको लक्ष्य पता है और वो आपको डरना। देख रहा है, मेरे को तो लक्ष्य पता है, तुझे भी पता है, देख रहा है। तो आज मैं उन लोगों की बात करूँगा जिनको लक्ष्य पता है, उनको भी तो देखिए, लक्ष्य पता होने से सिर्फ लक्ष्य पता होने से कुछ नहीं होता, उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। अच्छा, आप में से किस चीज़ का लक्ष्य पता है आपको? आप में से कौन है जिनको IPS, IAS या सरकारी नौकरी में जाने? कौन कौन है? जल्दी करेगा पढ़ते पेपर, न्यूज़ पेपर। जिन्होंने अभी आज पढ़ा क्या था, न्यूज़ पेपर जो आता है ना, समाचार पत्र, मुझे आता है। कौन कौन पढ़ता है? ये सब्जेक्ट की, तो मैं उसको पढ़ने लगा। चार पन्ने पढ़े, मेरे को नींद आ गई। फिर दूसरे दिन 4 पन्ने पढ़े, मेरे को नींद आ गई। तो मैं एक भैया के पास गया कि भैया मेरे को तो नींद आती है। तो वो बोलते तू कौन सी किताब पढ़ रहा है? मैंने बोला सोफी का संसार, थोड़ी कठिन है। तो उन्होंने ये बोला तुझे एकदम शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, तुझे इतनी कठिन किताब नहीं पढ़नी चाहिए, तुझे बेसिक किताबें पढ़नी चाहिए। अब मैं बेसिक किताबें पढ़ रहा हूँ। अगर ये चीज़ मैं 9th में पढ़ लेता किताब, तो आज मैं एडवांस किताब पढ़ सकता था। अब मेरे 4 साल के हो गए, बेस्ट हो गए, है ना। इसलिए आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है आपको करना है, जो IPS IAS में थोड़ी वो मार्केट में गलती हो गई है, वो 3 से 4 बार हर बच्चों की होती है। इसलिए मैं बोला अब 10 बार लोगे तो वो गलती खत्म हो जाएगी। पर आप पहली बार लोगे, आपको सब कुछ आता है, तो आप क्या करोगे? वही वाली गलती करोगे और फेल हो जाओगे। याद होगी नहीं, आपका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरे को 10 से ज़्यादा एग्जाम देनी है। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को नीट देनी है या IIT देनी है। तेरे 10 से ज़्यादा एग्जाम देनी है, फिर अपने को मतलब उसकी आदत बनानी है। तो ये हो गया IIT और नीट वाले। और टीचर किसको बनना है? में थी जिन्होंने मेरा विश्वास बढ़ाया, मुझे आत्मविश्वास दिया। तो और ये पहली बार मंच पे आया था गुरु पूर्णिमा के दिवस पर, जब मैं 12th में पढ़ रहा था तो यहाँ आया था पहली बार। और जब से मैं आज तक मंच पे मेरे को डर नहीं लगता है ना। अगर पहली बार नहीं आने देती तो मेरे को डर। तो उनके लिए गुरुओं में संसार समाया है, गुरुओं में संसार समाया है। यूं ही नहीं, खुदा ने उनका
स्थान खुद से भी ऊपर बताया। यूं ही नहीं, खुदा ने उनका स्थान खुद से भी ऊपर बताया। यह कोई कविता नहीं है, यह कोई कविता नहीं है। मैंने अपनी भावनाओं को कविता के रूप में लिया। मैंने अपनी भावनाओं को कविता के रूप में मैं वहाँ बैठा, आपने मुझे मार के दिखाया है। और किताबें पढ़ाने के साथ साथ जिंदगी का पाठ भी पढ़ाया है। अज्ञानी से लेकर जैसा कि मैंने बताया, मैं भी पहले उधर पढ़ता था और मेरे को कुछ नहीं आता है। और आज मैं मैम की बदौलत दिखता हूँ कि यहाँ पे देखे आपको जवाब, मतलब आपसे बात कर सक रहा हूँ। तो कोई नहीं, अज्ञानी से लेके क्या ज्ञानी तक पहुँचाया है। अज्ञानी से लेके क्या ज्ञानी तक पहुँचाया है। और क्यों ना इस्लाम में अपने भाग्य पर, आप जैसे महान गुरुओं का सिद्धि के लाने का सौभाग्य को पाया। अपने प्रयासों के साथ आप भी आनंद जैसे बन सकते हैं। आनंद ने अपने बारे में बताया नहीं, थोड़ा संकोच किया, पर आनंद अभी कोचिंग भी कर रहा है और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो उसे सीखने जाते हैं। तो आनंद के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसकी जैसी विनम्रता सब में है। ये आदरणीय जो स्वाति मैडम। हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, क्लास 11 साइंस स्टूडेंट। बस सबने बहुत कुछ तो बता ही दिया है और आनंद भैया ने इतना कुछ बता दिया कि शायद कुछ बचा ही नहीं है उन्हें बताने के लिए। और टीचर्स के लिए तो बहुत कुछ है बताने के लिए, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टिव होते हैं। और ऐसा नहीं, अभी हमारे पास ना रिसोर्सेज बहुत सारे पढ़ने के। अभी आप ऑनलाइन खोलोगे ना तो आपको इतने सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, पर एक टीचर जानता है कि उस बच्चे को क्या बताना है और कितना बताना है, किस तरीके से बताना है। हमारे पास रिसोर्सेज और ज्ञान इतना सारा है, मटेरियल जैसे नोट्स बोलते हैं वो बहुत सारा है, पर एक टीचर बता सकता है, उसको पता है कि इसको बच्चे को क्या समझ में आएगा, उस तरीके से वो बताते हैं। इसीलिए टीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और जो बच्चा सक्सेस है उसकी लाइफ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं टीचर्स। और पर्सनली जो पढ़ाई के लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो मैं क्या ही बता सकता हूँ, सब मेरे सीनियर्स और बराबरी के ये सब मेरे भाई बहन। तो जस्ट कभी ना अपने आप को ना किसी भी अदर से कंपेयर मत करो, क्योंकि आपको क्या पता कि वो कैसा, मतलब उसके पास कितना टाइम है, वो कहाँ रह रहा है, वो एसी के रूम में रह रहा है कि उसको बस पढ़ने का ही काम है, सुबह से शाम तक वो पढ़ता ही है। और आपको मिल रहे हैं बस 4 आवर्स 3 आवर्स पढ़ने के लिए। बोला रहा है 95 मार्क्स, आप लेके आ रहे हो 80 मार्क्स। और जस्ट आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो उसको। जस्ट अपना टारगेट डिसाइड करो एंड उसको अचीव करो, इसको बोलते हैं अचीवमेंट, और इसमें खुशी होनी चाहिए। एंड पर्सनली जो अच्छा लगता है, गुप्ता सर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जस्ट मैं सबसे ज़्यादा किसी टीचर को देख के शौक हुआ हूँ ना, तो वो गुप्ता सर है। बाहर तो ऐसा लगता है उनसे इतने गुस्से वाले सर, मतलब, और सभी स्टूडेंट्स उनसे इतना डरते हैं ना कि जैसे सर आ गए तो क्लास से बाहर नहीं निकलना है। और जब सर ने हमारी क्लास की ना फर्स्ट क्लास ली इंग्लिश की, तो उनकी ऐसी टीचिंग स्टाइल है ना, सच बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, इतनी मस्त है ना, इंग्लिश पढ़ाने का उनसे इतना मन करता है ना। और टू बी ऑनेस्ट सर, योर टीचिंग स्टाइल इज अमेजिंग सर। आभार प्रदर्शन है तो आप सभी को फिर से शुक्रवार। हमें ये भैया जो भी सीनियर ये आए, हमें मार्गदर्शन दिया, और हमारी हिंदी वाली टीचर और हमारे सहपाठी आशीष, इनने हमें बहुत कुछ बताया। और सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इनसे, तो इन सबका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इतना ज्ञान दिया।